सनातन बचेगा तो देश बचेगा। खुले मंच से बुलडोजर बाबा ने दिया सख्त संदेश। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उठाए कई सवाल। कहा, बांग्लादेश में दलित हिंदू जल रहे हैं, यहाँ के दलित नेता चुप क्यों हैं? देखिए खुले मंच से योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा। उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। आप देखिए ना, सनातन धर्मावलंबी की उदारता आप देखिए। हमारे यहां कहते हैं पहला ग्रास गौ माता का और अंतिम ग्रास जो होता है ना, वह कुत्ते का। यानी गाय को भी हमने अपने हिस्से का दिया है और कुत्ते को भी एक हिस्सा उसमें प्रदान किया है। यह है समदृष्टि। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते। इस समता का व्यवहार। चींटी को भी आटा चीनी डाल करके लोग संतुष्ट करते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया, शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं जब ये देश स्वर्ण युग कहा जाता है देश का,
चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, याद करिए, वो देश का स्वर्ण युग है। चाणक्य जैसा जिस देश में सलाहकार हो, वह देश कभी विफल नहीं हो सकता। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी सूझबूझ, उनका अर्थतंत्र, हर भारतीय को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। चाणक्य जैसा गुरु मिले, देश को सन्मार्ग पर लेकर के चले, समाज को एक नई दृष्टि दे, और तब देश आर्थिक समृद्धि की, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस समय कहते हैं, भारत का दुनिया के अर्थतंत्र पर 45 से 46% हिस्सा भारत के पास था। यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत तो थी ही, लेकिन उस आर्थिक ताकत में भी भारत का जो हिस्सा था वह 45 से 46% था। हमले जब होते हुए गए, जब टूट फूट शुरू हुई, हम आपस में बंटते गए, मत और मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर। कहां तक ये चलेगा? ये हमले भी बढ़ते गए, लूटपाट भी बढ़ती गई, लगातार ये चलता रहा। कहते हैं आज से 400 वर्ष पहले तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक तब भी थी। नंबर 1 पर भारत था, नंबर 2 पर चीन था। चीन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस समय भारत को उस प्रकार का नेतृत्व नहीं मिल पाया था जो अपनी समृद्धि को और तीव्र कर सके। करता भी कैसे? जो देश अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से च्युत हो जाता है, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति नहीं करता, अपने मूल्यों और आदर्शों से विरत हो जाता है, उसका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं होता और उसका कोई भविष्य भी नहीं होता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। चीन बढ़ रहा था, लेकिन भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाना है, इसके लिए जो कोई प्रयास होना चाहिए था, नहीं हो पाया उस कालखंड में। परिणाम क्या था? धीरे धीरे करके भारत धीरे धीरे करके कमजोर होता गया। मुगलों ने तो लूटा ही था, अंग्रेजों ने भारत की आश्रम पद्धति पर प्रहार किया। उन्होंने यहां के किसानों को, जो उत्पादक था, उसको कर्जदाता बना दिया। हमारा हस्तशिल्पी कारीगर बेरोजगार हो गया। देश दिग्भ्रम की स्थिति में पड़ गया। परिणाम क्या था? हमारे सामने असमंजस की स्थिति थी। एक ऐसा चौराहे पर हम खड़े थे जहां पर हर व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था। और परिणाम क्या था? जब ये देश 1947 में आजाद होता है, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% रह गई थी। 46% से घटते मात्र 2000 वर्ष में भारत 2% पे सीमित रह गया।